क्या हाल चाल है? सब मजा में है? पर लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए मन से, ठीक है? पिछले क्लास में जितना बताए थे रेगुलर क्लास करते हैं ये है? मम्मी कसम। बताइए तो, पिछले क्लास में कहां से लिखा है? अच्छा, चलिए बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? पाटलिपुत्रा कौन बसाया? है? बिहार में लोकसभा सीट कितना? राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट 200, विधान परिषद सीट। बिहार में एक सदनीय विधायिका या दुसदनीय? हाँ, दुई सदन। बिहार का गठन कब हुआ है? 1900। कौन दिल्ली दरबार के? तृतीय। बिहार का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1900। दूसरी बार? दूसरी बार कौन फालतू कॉपी में लिखते हैं जी? कॉपी है, ये कॉपी है। हट, सड़ा गला कॉपी में लिखते हैं। देखिए, दो चीज पे खर्चा कीजिए, तीसरा चीज पे मत कीजिए। एगो कॉपी कलम किताब पढ़ाई लिखाई कुल मिलाकर के, दूसरा खाना पीना। खाइए, अच्छा अच्छा खाइए, एकदम बढ़िया बढ़िया बना बना करके खाइए, ठीक है? और तीसरा, कोई चीज पे खर्चा मत कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन बैंक दीजिए तो हीरो, क्वेश्चन बैंक से कुछ पूछते हैं। तीसरा, कोनो चीज पे खर्चा मत कीजिए, और तीसरा, कोनो चीज पे कीजिएगा जीवन बर्बाद हो जाएगा। है अल्लाह ने, है अल्लाह ने। सरक्रिक विवाद कौन दो देश के? केंद्र राज्य संबंधी प्रावधान कौन देश से लिया गया? हाँ, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसदीय सरकार, हाँ, राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय को अनुमानित किसने किया था? बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? हार्डिंग द्वितीय। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? गौतम बुद्ध की संवाद की भाषा क्या? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई है? 6 अगस्त 1900। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? पोर्ट। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? इंद्रावती बाग आरक्षित क्षेत्र कहां है? छत्तीसगढ़। पेरियार कहां है? बांदीपुर, कर्नाटक। सिमलीपाल। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। निम्बू बाजगो नामक बांध कौन नदी पर? सिंधु नदी पर। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में? कितना राज्य? 17। किस राज्य की शास्त्री? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित है? क्लियर है? चलिए, जवाब तो ठीक ठाक आया है। इससे पता चलता है कि आप लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही पढ़िए। और आज क्लास के लास्ट में भी जो है ज्योग्राफी जो एक चैप्टर पढ़ाए हैं, आप लोग घटना चक्र लेकर के नहीं आते हैं। आज हमको खरीद करके लाना पड़ा, ठीक है? आज हम भी अपना खरीद के लाए हैं, ठीक है? आप लोग का कोई भरोसा नहीं रहता है। गाड़ी में होगा घटना चक्र मंगवा लीजिएगा, ठीक है?
ये आप चाबी है। हाँ पता नहीं अब कितना में दिया, 280 में है, तब तो हमको ठग लिया हो, हमको 310 में दिया। है शांत रहिए, अब है शांत रहिए। देखिए सुनिए, एगो बात बताते हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे। देखिए चार चीज समझ गए, चार चीज। एक मेहनत, दूसरा खुद पे भरोसा, तीसरा जिस मास्टर से पढ़ते हैं उस मास्टर पे भरोसा, और चौथा आत्मविश्वास से लबालब, यानी मॉरल है। समझ गए? ये चार चीज आपके अंदर होना चाहिए। और सबसे बड़ा आवश्यक चीज है इसमें मेहनत। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत के ही कंपोनेंट हैं खुद पे विश्वास, टीचर पे विश्वास और मॉरल है होना। सब मेहनत का कंपोनेंट है, अलग चीज नहीं है ये सब मेहनत का कंपोनेंट है। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आपको खुद पे विश्वास हो जाएगा, अपने टीचर पे भी विश्वास हो जाएगा और आपका मॉरल भी है हो जाएगा। तो सफलता की जो सबसे बड़ी चाबी है वह है मेहनत। मेहनत सफलता की एक ऐसी चाबी है जिससे आप हर सफलता के दरवाजा को खोल सकते हैं। तो मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए। आप हम पे विश्वास कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, हम पे विश्वास ये कीजिए कि हम करवा सकते हैं, अपने आप पे विश्वास इस संदर्भ में कीजिए कि आप कर सकते हैं, और अपना आत्मविश्वास ऊंचा करके रखिए। ठीक है, ये चीज आवश्यक है। अब आइएगा, बिहार के विषय में हम आपको बता रहे थे। ठीक, बिहार जानते हैं बड़ी ऐतिहासिक राज्य है हो। ठीक है, गांधी को गांधी कौन बनाया? बिहार। बिहार को प्रथम राष्ट्रपति कौन दिया है? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय कहां है? बिहार। भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन है? आर्यभट्ट। कहां पैदा हुआ? बिहार में। तो बिहार बड़ी पवित्र भूमि है। चाणक्य की कर्म भूमि कौन है? बिहार। गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली कौन है? बिहार। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली कहां है? बिहार। महावीर स्वामी का जन्मस्थली कर्मस्थली कहां है? बिहार। सब चीज तो बिहार है। ठीक है, तो बिहार बड़ी पवित्र भूमि है। आप इस भूमि पे जन्म लिए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यशाली लोग सब बिहार में पैदा होता है जी, समझ गए? तो अब आते हैं, जानते हैं आगे बिहार को। पिछले सेशन में जितना बताए थे, आज उस सेशन को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। और आज के सेशन में एक चीज ऐसा बताएंगे जो आपके बिहार दरोगा परीक्षा में पूछा जा चुका है। आज के सेशन में एक बात ऐसा बताएंगे, हमको लगता है हम वहां तक पहुंच जाएंगे, जो बात आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब आइए, जब बिहार जान ही रहे हैं, ऐसे भी आप मैक्सिमम लोग बिहार के ही होंगे, कुछ लोग झारखंड उत्तर प्रदेश के होंगे, समझ गए? तो जो है आपको अदर वे में नहीं लेना है। हम खुद भी बिहारी हैं, तो थोड़ा सा बिहार को तो बढ़ा चढ़ा करके पढ़ाना हमारा कर्तव्य भी हो जाता है, समझे? तो आप लोग अदर वे में नहीं लेना है। अब बिहार का परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के विषय में तो आपको जानना ही होगा। आइएगा, अब ये सब आपके परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। अगर हम बिहार दरोगा परीक्षा की बात करें तो उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप बिहार के नागरिक हैं तो आपके लिए जानना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, कुछ चीज इसमें कुछ चीज ऐसा होगा जो परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज इसमें ऐसा होगा जो परीक्षा के लिए जरूरी होगा। अब इतना स्पष्ट नहीं करेंगे कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर के जरूरी है। ये आपका स्पेशल बिहार का मानचित्र है। आशा करते होंगे कि आपको जो है दिखाई दे रहा होगा।
ऋषि जी नहीं, यहां पर जो ऑफलाइन एडमिशन लिया है उसको तो हम बैठने का जगह ही नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, तो आप आइएगा तो हम आपको कहां बैठाएंगे बताइए। चलिए, बिहार। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जो है टोटल आपको बिहार का प्रशासनिक विभाजन हम आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह गांव होती है। कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनता है, कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनता है, और कई पंचायत को मिलाकर एक प्रखंड बनता है, और कई प्रखंड को मिलाकर के आपको जिला बनता है। क्या बनता है? जिला बनता है, समझ गए, जिला बनता है। और कई जिला को मिलाकर के जो है प्रमंडल बनता है, कई जिला को मिलाकर प्रमंडल बनता है। यह बिहार का प्रशासनिक विभाजन है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में गांव की संख्या, समझिए, गांव की हम बात करें तो बिहार में गांव की संख्या 45,000 प्लस है, 45,000 प्लस है। फिर इसके बाद अगर हम पंचायत की बात करें तो पंचायत की संख्या है 8400 समथिंग, 8406 है। फिर प्रखंड की अगर हम बात करें तो प्रखंड की संख्या है 534, प्रखंड की संख्या है 534। और इसके बाद अनुमंडल, अगर हम अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल की संख्या है 101। और फिर आपको जिला की बात करें तो जिला की संख्या है 38। और फिर आपको प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल की संख्या है 9, प्रमंडल की संख्या है 9, प्रमंडल की संख्या 9 है। यह बिहार का प्रशासनिक विभाजन है। गांव 45,000 प्लस इस वजह से लिखे हैं, गांव जो है एक गांव से टूट करके दूसरा गांव कभी भी बनते रहता है, इसी वजह से हम 45,000 प्लस लिख दिए हैं। जो लास्ट टाइम का आंकड़ा है उस आंकड़ा के अनुसार बिहार में लगभग 45,000 प्लस गांव है, पंचायत 8406 गो है, प्रखंड 534 गो है, अनुमंडल 101 गो है, जिला 38 गो है और प्रमंडल 9 है। अब कभी कताल, ऐसे तो ये सब कॉमन बात है, ये सब चीज पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कताल जो है पूछ दिया जा सकता है, समझिए, कभी कताल पूछ दिया जा सकता है, तो ये चीज है। इसके बाद अब बिहार को अगर हम मानचित्र पर देखें तो बिहार के सबसे उत्तर में कौन जिला है, बिहार के सबसे दक्षिण में कौन जिला है, बिहार के पूरब में कौन जिला है, बिहार के सबसे पश्चिम में कौन जिला है। तो यह प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम मानचित्र पर देखें तो बिहार के जो सबसे उत्तर में, डायरेक्शन हम आपको बताए हुए हैं, ऊपरी भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, दाहिना भाग पूरब, बायां भाग पश्चिम। अगर हम मानचित्र पर देखें तो बिहार के जो सबसे उत्तर में है वह है आपको वेस्ट चंपारण। कौन है? वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण है यानी पश्चिमी चंपारण है। कौन है? पश्चिमी चंपारण है। अब देखिएगा, पश्चिमी चंपारण से ही एक बार बिहार दरोगा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। बिहार दरोगा परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा ना, अगर आप उस क्वेश्चन बैंक का पूरा अध्ययन करेंगे तो आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह चीज पूछा गया था। अब देखिएगा, उसमें स्टेट का नाम दिया गया था। सबसे पहला ऑप्शन में हमको लगता है राजस्थान था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था और बिहार था। अंतिम सी या डी ऑप्शन में आपको बिहार था। विद्यार्थी जैसे देखा उदयपुर, ओ ये तो राजस्थान होगा, तुरंत टिक करके आगे बढ़ गया, लेकिन विद्यार्थी का गलती हो गया और इसका सही उत्तर होता बिहार। बिहार के पश्चिमी चंपारण में, बिहार के पश्चिमी चंपारण में जो है आपको उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है। अब देखिएगा, बिहार के भीतर और भी कई सारे वन्यजीव अभयारण्य है, जैसे उदयपुर पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर के अलावा जो है आपको वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य यह भी पश्चिमी चंपारण में है, यह भी पश्चिमी चंपारण में है। इसके बाद
वाल्मीकि के बाद कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अगर हम कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है वह आपको कैमूर में है। समझिए वह आपको कहां है? कैमूर, जिसको हम लोग भभुआ भी कहते हैं, जिसको हम लोग भभुआ भी कहते हैं। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य भी आपको बिहार में ही है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के अलावे और भी कई सारे वन्यजीव अभयारण्य है, जैसे कि गोगाबिल वन्यजीव अभयारण्य। अगर हम गोगाबिल वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो गोगाबिल वन्यजीव अभयारण्य कटिहार में है। कहां है? कटिहार में, कटिहार में है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो एक है कुशेश्वर अभयारण्य। कुशेश्वर अभयारण्य, कुशेश्वर अभयारण्य जो है आपको दरभंगा में है। कहां पर है? दरभंगा में, दरभंगा में है। इसके बाद जो है आपको एक है काबरताल झील अभयारण्य। काबरताल झील अभयारण्य जो है आपको कहां है? बेगूसराय में। कहां पर है? आपको बेगूसराय में, बेगूसराय में है, तो बिहार के भीतर। इसके बाद जो है एक भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य। भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है आपको मुंगेर में है। कहां पर है? मुंगेर में है, मुंगेर में है। इसके बाद जो है आपको जमुई। अगर हम जमुई की बात करें तो जमुई में कई सारे पक्षी अभयारण्य है। जमुई में जो है, जमुई में कई सारे पक्षी अभयारण्य है। तो सब अभयारण्य जो है अभी एक एक करके हम आपको लिखा देंगे, क्योंकि जब एक बार प्रश्न पूछ दिया है तो हो सकता है दोबारा यहां से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। बिहार दरोगा तो एक बार पूछा है, लेकिन हम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी यहां से कई दफा पूछ चुका है। बीपीएससी का एक बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है काबरताल झील। समझ गए? कभी पूछेगा काबरताल झील और कभी पूछेगा काबरताल अभयारण्य। तो काबरताल झील भी बेगूसराय में ही है और काबरताल अभयारण्य भी बेगूसराय में। बीपीएससी का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, 2-3 बार इस प्रश्न को जो है बीपीएससी पूछ चुका है। तो बिहार के भीतर जितने भी वन्यजीव अभयारण्य है उन सभी महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य को एक जगह हम लोग लिख लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहली बात, और ये जो पश्चिमी चंपारण है और ये जो चंपारण है, अगर हम चंपारण की धरती की बात करें तो जो चंपारण का धरती है काफी पवित्र धरती है, और यही चंपारण की धरती जो है गांधी जी को लोकप्रिय बनाया। यही चंपारण की धरती गांधी जी को लोकप्रिय बनाया। और अगर हम गांधी की बात करें तो गांधी ने भारतवर्ष के भीतर अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में ही किया था। 1917 ईस्वी में किसानों के समर्थन में किया था, किसानों के समर्थन में किया था। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर किए थे। तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर के किए थे, और इस तिनकठिया प्रथा को चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से गांधी ने समाप्त किया। और गांधी के इस चंपारण सत्याग्रह को गांधी के द्वारा किया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। गांधी के द्वारा किया गया प्रथम सविनय अवज्ञा, हाँ, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। हाँ ठीक है, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। यह भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गांधी के द्वारा किया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन है? तो गांधी के द्वारा किया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको चंपारण सत्याग्रह है। और गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, उसी के कहने पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और चंपारण में सत्याग्रह का आयोजन किए। अब यहां पर एक तिनकठिया प्रथा शब्द का प्रयोग हमने आपके साथ किया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तिनकठिया प्रथा को जानते होंगे। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं एक लाइन में आप जानिए। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय कुछ अंग्रेज भारत में जमींदार भी बन गए थे। कुछ अंग्रेज भारत में जमींदार भी बन गए थे, और जो अंग्रेज जमींदार थे वे बिहार के किसानों को कहा करते थे कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील का खेती करना होगा। तो 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा भूमि पर नील का खेती करना आवश्यक बना दिया गया था। इसी को तिनकठिया प्रथा कहा जाता है। और नील का खेती करना किसानों के लिए जो है, नील का खेती करना जो है किसानों के लिए लाभदायक नहीं था। किसानों के लिए लाभदायक नहीं था। नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति चली जाती थी। फिर नील की खेती करने में जितना रुपया लगता था वो भी ऊपर नहीं हो पाता था। ये तमाम कारण थे जिस वजह से
किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती थी। इसी को तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा से जो है किसान लोग हतोत्साहित हो रहे थे, किसान को घाटा हो रहा था। और किसान कांग्रेस के नेताओं से मिले, कांग्रेस के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब चंपारण के किसान गांधी जी से मिले तो गांधी जी ने इस और अपना पूरा ध्यान आकृष्ट किया और चंपारण पहुंचे और अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किए। यह गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में प्रथम सत्याग्रह था। और इस चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने तिनकठिया प्रथा को समाप्त करवाया, अर्थात यह सफल सत्याग्रह था, यह सफल सत्याग्रह था। और इसी के बाद गांधी थोड़ा सा लोकप्रिय हुआ। इसके बाद सबसे उत्तर में चंपारण, सबसे दक्षिण की हम बात करें तो सबसे दक्षिण में है गया। सबसे दक्षिण में क्या है? गया। अब देखिएगा, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है। गौतम बुद्ध अभयारण्य, अगर हम गौतम बुद्ध अभयारण्य की बात करें तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है आपको गया में है। और गया काफी पवित्र स्थान रहा है। गया पुनपुन नदी के तट पर है और यहीं पर गया में ही महात्मा है, क्या हो, पुनपुन कहिए, निरंजना कहिए, फल्गु कहिए, सब एक बात है। ठीक है, पुनपुन, निरंजना, फल्गु सब एक बात है। आप लोग तो एकदम अकबका जाते हैं, तो चलिए ठीक है। तो गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहां पर महाबोधि मंदिर भी है, यहां पर महाबोधि मंदिर भी है, समझिए महाबोधि मंदिर है। और इसके बाद जो है यहां पर गौतम बुद्ध अभयारण्य भी है। इसके बाद अगर हम बिहार के सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो बिहार का जो सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज है। कौन है? किशनगंज। और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होता है। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? किशनगंज में। वही बिहार का अगर हम सबसे पश्चिमी जिला कहे तो सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर या भभुआ। कैमूर या भभुआ। अब देखिएगा, जो अपना बिहार है, अपना बिहार कुछ चीज में नीचे से टॉप पर है और कुछ चीज में ऊपर से टॉप पर है। जैसे जनसंख्या घनत्व में हम लोग ऊपर से टॉप पे हैं, समझिए ऊपर से टॉप पे है। जनसंख्या घनत्व का मतलब आप समझते होंगे, कई दफा तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो बिहार। अब देखिएगा, यहां पर जनसंख्या घनत्व ऐसे आप लोग समझते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। जनसंख्या घनत्व, घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में जो मानवों की संख्या उपलब्ध होती है औसत तौर पर, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में जो मानव उपलब्ध होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर औसत तौर पर जो मानव उपलब्ध होता है, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लास्ट टाइम 2011 में जनगणना हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 383 382 या 83? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का है। भारत का जनसंख्या घनत्व है, ओवरऑल भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए क्या करना होता है पता है? जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या को
कुल क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं, कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। जब आप भारत की कुल जनसंख्या को भारत के कुल क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा तब आपको जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाएगा। 2011 के डाटा के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वही अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार पूरे देश में जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान पर है, पूरे देश में जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान पर है। और बिहार जो प्रथम स्थान पर है, बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है आपको बिहार का जनसंख्या घनत्व है। अब अगर हम बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला देखे और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला देखे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। कौन है? शिवहर। शिवहर है, शिवहर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और शिवहर का जनसंख्या घनत्व है 1880 व्यक्ति। समझ गए? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है शिवहर का जनसंख्या घनत्व है, शिवहर का जनसंख्या घनत्व है। वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व, अगर हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वह आपको कैमूर है। कौन है? कैमूर। और कैमूर का जो जनसंख्या घनत्व है वह है आपको 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 488 व्यक्ति जो है आपको प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व में पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान पर अपना बिहार है और बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर और वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। कौन है? कैमूर। अब देखिएगा, एक है आपको एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कभी कताल, लिंगानुपात। समझ गए? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। बिहार का सेक्स रेशियो क्या है आपसे पूछा जाता है। लिंगानुपात, लिंगानुपात। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर भारत का जो लिंगानुपात है 943 महिला प्रति 1000 पुरुष, 943 महिला प्रति 1000 पुरुष। और अपना जो पड़ोसी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का भी लिंगानुपात इतना ही है। भारत और पाकिस्तान दोनों का लिंगानुपात जो है एक समान है। अगर हम सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। और सबसे कम लिंगानुपात वाला है हरियाणा, 879 महिला प्रति 1000 पुरुष। वही अगर हम बिहार के लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का जो लिंगानुपात है वह है आपको 918 महिला प्रति 1000 पुरुष, 918 महिला प्रति 1000 पुरुष। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। कौन है आपको? गोपालगंज। गोपालगंज सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। और वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले को देखे तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अपना मुंगेर है। कौन है? मुंगेर। तो सबसे अधिक गोपालगंज 1021 और सबसे कम कौन है आपको? मुंगेर। सबसे कम कौन है? मुंगेर। समझ गए? तो ये तमाम बात आप याद रखिएगा। अब यहां तक पहले लिखिए फिर आगे बताएंगे। ठीक है? हाँ, पूछा हो सकता है, पूछेगा। चलिए लिखिएगा। जहां तक लिखे हैं वहां से कंटिन्यू हो जाइए। सब लोग, ऑनलाइन वाले लोग लिखना प्रारंभ कर दीजिए।
लिखिए। एगो बात और सुनिए, उसके बाद लिखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन है? हाय, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा शिवहर। सबसे छोटा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है पटना। सबसे बड़ा है पटना। पटना की जनसंख्या 58 लाख से भी अधिक है। और सबसे छोटा कौन है? शेखपुरा। सबसे छोटा कौन है? शेखपुरा। शेखपुरा की जनसंख्या 6 लाख से अधिक है। 6 लाख से अधिक है। शेखपुरा की जितना जनसंख्या है उतना जनसंख्या सिक्किम का है। बिहार में सबसे कम शेखपुरा, और शेखपुरा का जितना जनसंख्या है लगभग उतना ही जनसंख्या सिक्किम का है, जो कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो बताइए, अपना शेखपुरा ही सिक्किम को निपटा देता है। लिखिए। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, जबकि सबसे छोटा जिला शिवहर है। जबकि सबसे छोटा जिला शिवहर है। अगला, जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला पटना है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला पटना है। पटना है। जबकि सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। जबकि सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। आगे आगे लिखिएगा। आगे स्टार मार के। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, कोमा सबसे दक्षिणी जिला गया। सबसे दक्षिणी जिला गया, कोमा सबसे दक्षिणी जिला गया, कोमा सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज तथा सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। तथा सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। चलिए, विवेक जी शेखपुरा से है, अच्छी बात है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। कैमूर है। चलिए, अब नीचे से लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा, बिहार के प्रमुख अभयारण्य। बिहार के प्रमुख अभयारण्य। बिहार के प्रमुख अभयारण्य। बिहार के प्रमुख अभयारण्य। अभयारण्य। बिहार के प्रमुख अभयारण्य। चलिए, अब दो गो कॉलम बनाइएगा। हेडिंग मार लिए, बिहार के प्रमुख अभयारण्य। दो गो कॉलम बनाइए। एक में लिखिए अभयारण्य, दूसरे में लिखिए जिला। एक में लिखिए अभयारण्य, दूसरे में लिखिए जिला। लिखिए उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य।
उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, जिला पश्चिमी चंपारण, जिला पश्चिमी चंपारण। इसके कॉस्ट में लिख लीजिए, बिहार दरोगा का पूछा हुआ है, कॉस्ट में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि हमको ये याद रखना है, हम इस वजह से लिखा रहे हैं। आगे वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, अगला वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, यह भी पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य ये भी पश्चिमी चंपारण में है, ये भी पश्चिमी चंपारण में है। आगे आगे भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहां है? मुंगेर। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर, मुंगेर। आगे कावड़ताल, कावड़ताल अभयारण्य, कावड़ताल अभयारण्य, कावड़ताल अभयारण्य, कावड़ताल अभयारण्य बेगूसराय, 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 कावड़ताल अभयारण्य बेगूसराय। आगे लिखिएगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर। आगे नागी डैम पक्षी अभयारण्य, नागी डैम पक्षी अभयारण्य है, कैमूर में है, कैमूर वन्यजीव कैमूर में है, कैमूर में है, वो तो है। क्या हुआ जी? अरे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में है, कैमूर में है, ठीक है। आगे लिखिएगा नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई, नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई, जमुई। नागी के बाद अगला नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई। आगे नागटी डैम पक्षी अभयारण्य, नागटी, नागटी, एगो नागी है एगो नागटी है। नागटी डैम पक्षी अभयारण्य ये भी जमुई में है, नागटी डैम पक्षी अभयारण्य ये भी जमुई में है, ये भी जमुई में है। नागटी डैम पक्षी अभयारण्य ये भी जमुई में है। आगे लिखिएगा गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया। आगे कुशेश्वर, कुशेश्वर अभयारण्य दरभंगा, कुशेश्वर अभयारण्य दरभंगा, दरभंगा, कुशेश्वर अभयारण्य दरभंगा, दरभंगा। आगे गोगाबिल अभयारण्य, गोगाबिल अभयारण्य कटिहार, गोगाबिल अभयारण्य कटिहार, गोगाबिल अभयारण्य कटिहार, कटिहार। पंत वन्यजीव अभयारण्य, पंत, पंत, पंत वन्यजीव अभयारण्य, पंत, पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा, पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा। एगो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, भागलपुर लिखिएगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, भागलपुर।
बरैला, बरैला झील, बरैला झील, बरैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य, बरैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य, बरैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। बरैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली, बरैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली। चलिए, इसको एकदम निश्चित तौर पे याद रखना, 100% याद रखना है। और स्पेशली आपको एक तो हम छांट करके लिखाए हैं, है और भी बहुत सारा, लेकिन एकदम छांट करके लिखा है। अब इसमें आप अपना जो है ना कट पेस्ट नहीं करने लगिएगा, एकदम कुछ नहीं, कुछ भी कट पेस्ट नहीं होना चाहिए। जो लिखा दिए वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा जनघनत्व, जनघनत्व बिहार डैश देकर, बिहार पूरे भारतवर्ष में, बिहार पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक जनघनत्व वाला, बिहार पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक जनघनत्व वाला, बिहार पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक जनघनत्व वाला, बिहार पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व, बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बिहार में, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है, शिवहर है, शिवहर है। जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है, जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है, जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है, कैमूर है, कैमूर है। आगे लिखिएगा, जनघनत्व हो गया। लिंगानुपात, 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 हाँ हेडिंग मारिए ना, लिंगानुपात, लिंगानुपात। लिंगानुपात, लिंगानुपात। बिहार का लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है। बिहार का लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज,
1021 महिला प्रति 1000 पुरुष है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। कॉस्ट में 1021 तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। कॉस्ट में 876 तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। कॉस्ट में 876 सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। 876 है। आगे लिखिएगा। जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना। जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना। जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना। सबसे बड़ा जिला पटना तथा सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। तथा सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। शेखपुरा की एगो लड़की थी, एकदम जैसे लोग खाने पीने में हाही प्रवृत्ति का नहीं होता है, वो पढ़ने में हाही प्रवृत्ति की थी। उसको तो भगा दिए थे, लेकिन फिर भी उसको बनना था तो वो आ गई फिर भी। ठीक है, चलिए अब कोई है, उसको सफल होना था, भगा दिए, लेकिन फिर भी वो आ गई। हाँ सफल हो गई तो ठीक, हाँ बन गई। चलिए फुल स्टॉप। पूरा लाइन नहीं करवाए, पूरा लाइन नहीं लिखवाए, हो गया है ना पूरा। अब इहो लिख लीजिए ना, ई काहे छोड़िएगा, ई लिख लिए हैं। मतलब बिहार को 9 प्रमंडल, 38 जिला, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, पंचायत, 8406 गांव। लिखिएगा, बिहार का प्रशासनिक विभाजन निम्नवत किया गया है। बिहार का प्रशासनिक विभाजन निम्नवत किया गया है। बिहार का प्रशासनिक विभाजन निम्नवत किया गया है। प्रमंडल 9, जिला 38, प्रमंडल 9, जिला 38, अनुमंडल 101, अनुमंडल 101, प्रखंड 534, प्रखंड 534, पंचायत 8406, पंचायत 8406, गांव 45,000 से अधिक, 45,000 प्लस, गांव 45,000 प्लस। गांव 45,000 प्लस। आगे स्टार मार के लिखिएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। किशनगंज है तथा सबसे गर्म जिला गया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है तथा सबसे गर्म जिला गया है। तथा सबसे गर्म जिला गया है। सबसे गर्म जिला गया है। सबसे ठंडा भी गए हैं, सबसे गर्म भी गए हैं, सबसे ठंडा भी गए हैं। अब आपके मन में एगो प्रश्न होगा कि सबसे कम वर्षा कहाँ होता है
औरंगाबाद, कैमूर, कभी किसी वर्ष औरंगाबाद हो जाता, किसी वर्ष कैमूर हो जाता है, ठीक है। तो यानी वेरिएट करते रहता है, इसी वजह से हम नहीं लिखाए हैं, ठीक है। वेरिएट करते रहता है ये डाटा, हर वर्ष अलग अलग होता है, लेकिन वर्षा और गर्म में ये फिक्स है कि किशनगंजे रहता है सब साल और गए रहता है सब साल। तो जो डाटा वेरिएट नहीं करता है उसको लिखा दिए हैं, जो वेरिएट करता है उसको लिखाने से बचे हैं, क्योंकि अलग अलग वर्ष में जाएंगे तो अलग अलग डाटा मिलेगा। आप कहिएगा मास्टरवा तो गलती लिखाया है, इसी वजह से जो है नहीं लिखाए हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब आइए, अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये क्या है जानते हैं? बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष। और ये जो बोधि वृक्ष है ना, ये बिहार का सबसे प्रिय वृक्ष है, समझिएगा, सबसे प्रिय वृक्ष है। और इसके बाद ये क्या है? बेल, बैल है। क्या है? बैल, समझिएगा, बैल है। और ये जो है सबसे प्रिय पशु है, सबसे प्रिय पशु है। यह गोरैया सबसे प्रिय पक्षी है। क्या है? पक्षी। और इसके बाद ये गेंडा है, इसका कोई काम न है, ठीक है। ये मांगुर है। क्या है? क्या है? मांगुर मछली है, सबसे प्रिय मछली है, ठीक है। नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा बिहार का है। स्टाफ सब कहाँ है? वो है कि ना है? स्टाफ सब कहाँ है? देखिए तो। है कहाँ है जी? कहाँ क्या कर रहे थे? क्लासरूम में जाकर के रहिए। विद्यार्थी सब हल्ला करता है, हल्ला नहीं करे, ठीक है। क्या लिखा रहे थे वो? बिहार का सबसे प्रिय पशु बैल। बिहार का सबसे प्रिय पशु बैल, बैल, बैल। बैल, कोमा। राजकीय पुष्प, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा, कोमा दे करके लिखते जाइएगा। राजकीय पुष्प गेंदा, कोमा। राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पक्षी गोरैया। राजकीय मछली देसी मांगूर, राजकीय मछली देसी मांगूर। देसी मांगूर। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। अब नीचे से अब आगे सुनिएगा। यहां तक बता दिए थे, यहां तक लिखा दिए हैं। अब इससे आगे सुनिए और इसके बाद जो है पुनः लिखाएंगे। क्या? रोहू जाकर के देखिएगा ना, कौन दूसरा राज्य का होगा। बिहार का जो है देसी मांगूर ही है, ठीक है। चलिए सुनिएगा। अब बिहार, अगर हम बिहार की बात करें, कभी काल आपसे पूछा जाता है कि बिहार की धरती से किन किन धर्मों का संबंध रहा है, तो बौद्ध, जैन,
सिख, बौद्ध, जैन, सिख। तो नीचे से लिखिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का कर्म स्थली, ज्ञान स्थली, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का कर्म स्थली, ज्ञान स्थली, कर्म स्थली, ज्ञान स्थली, कोमा, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्मस्थली और कर्मस्थली, जन्मस्थली और कर्मस्थली, तथा सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का, तथा सिख धर्म के 10वें गुरु, तथा सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का, तथा सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का, तथा सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली बिहार रहा है। बिहार रहा है, फुल स्टॉप। इसके बाद जानते हैं पीसीएस तथा अन्य परीक्षा का एक काफी फेवरेट क्वेश्चन है, वह है आपको 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव। देखिए, अभी जैसे भारत में मोदी जी का राज है, मोदी जी समय समय पर कुछ नियम कानून लाते रहते हैं, वैसे ही जब भारत में अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजी राज के दौरान भारत में समय समय पर कुछ नियम कानून लाए जा रहे थे, और अंग्रेजी राज के दौरान ही भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, और भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, यह प्रावधान किया गया था। प्रांतों में यानी राज्यों में, प्रांतों में यानी राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। यह प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1937 में हुआ। भारत में पहली बार प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1937 में हुआ। और जैसे आज हमारे देश में 28 प्रांत है, यानी 28 राज्य है, उसी प्रकार से उस समय हमारे देश में 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, और 11 ब्रिटिश प्रांत में से एक अपना बिहार भी ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, एक बिहार भी अपना ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। और जो टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत थे, हम मानचित्र पर देखें तो जो 11 ब्रिटिश प्रांत था उस समय, एक आपको अपना बिहार था, समझिए, एक कौन था? अपना बिहार। एक आपको अपना बिहार था, इसके बाद जो है एक आपको बंगाल था, एक आपको असम था, फिर एक आपको ओडिशा था, एक आपको मद्रास था, एक आपको मुंबई था, और इसके बाद जो है एक आपको मध्य प्रांत था, एक आपको संयुक्त प्रांत था, फिर इधर जो है आपको उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत हो गया, सिंध हो गया, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, समझिए, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, जोड़िए तो 11 को पुरता है वो। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत 1, सिंध 2, पंजाब 3, मुंबई 4, मद्रास 5, मध्य प्रांत 6, संयुक्त प्रांत 7, बिहार 8, ओडिशा, बंगाल, असम,
तो 1937 के समय यही 11 गो ब्रिटिश प्रांत था। 1937 के समय यही 11 गो ब्रिटिश प्रांत था और इन 11 ब्रिटिश प्रांत में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव पहली बार 1937 में हुए, जिसमें से 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था और जिस 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था वह 5 प्रांत कौन कौन था? तो वह 5 प्रांत था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, ओडिशा, मद्रास। ये 5 ऐसे प्रांत थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। बिहार में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद कांग्रेस बिहार में सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तो उस समय बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे एमजी हेलट। बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। उन्होंने कांग्रेस के अलावा जो अन्य क्षेत्रीय दल था उसको कहा कि आप सरकार बनाइए, और बिहार के राज्यपाल के कहने पर मोहम्मद यूनुस ने बिहार में पहली बार सरकार का गठन किया और 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस बने। लेकिन बाद में कांग्रेस को लगा नहीं से भला हां, कम ही अधिकार मिले लेकिन सत्ता में रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो फिर कांग्रेस ने कहा बिहार के राज्यपाल को कि हम सरकार बनाएंगे। तो फिर मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और कांग्रेस ने अपने सरकार का गठन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने। और फिर जब देश को आजादी मिली तो आजादी मिलने के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और इसके बाद जो है अभी तक बिहार में जो है मुस्लिम मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुस्लिम राज्यपाल बन चुके हैं, महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है, दलित मुख्यमंत्री बन चुका है। अगर हम बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री को देखें तो अब्दुल गफूर, मुस्लिम राज्यपाल को देखें तो जाकिर हुसैन, महिला मुख्यमंत्री को देखे तो श्रीमती राबड़ी देवी, दलित मुख्यमंत्री को देखे तो भोला पासवान शास्त्री। तो ये तमाम प्रकार की बातें याद रखना है। अब देखिएगा, अगर आप पिछले 5 वर्ष का बीपीएससी का क्वेश्चन पलट के देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन 2 बार बीपीएससी के अलावा बीपीएससी और भी कई सारा परीक्षा कंडक्ट करता है, तो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ है जो हम आपको बता रहे हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन में श्री कृष्ण सिंह भी था, मोहम्मद यूनुस भी था, अन्य चीज भी था, अन्य ऑप्शन में भी थे। उसका सही उत्तर होता मोहम्मद यूनुस। भले मोहम्मद यूनुस कुछ दिन के लिए ही बने लेकिन बने तो सही, समझ गए, बने ना तो बस हो गया, समझ गए। तो वहां पर फंसाता है और हमको लगता है इस बार ही जो हाल फिलहाल में बीपीएससी AA का परीक्षा लिया है, AA का परीक्षा हुआ है ना जी, आरओ का परीक्षा वहां वही, उसमें भी हमको लगता है ये प्रश्न पूछा है, समझ गए। हमको लगता है अब हम बहुत सारा क्वेश्चन देखते रहते हैं तो अब एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में बीपीएससी इस प्रश्न को किसी परीक्षा में रिपीट किया है, समझ गए। तो क्या बोले समझ आए, नीचे से लिखिए, है ऑनलाइन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी।
चलिए अब आगे लिखिएगा। उन्नीस सौ 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 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 1937 में पिंकी कुमारी चलिए लिखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए, हाँ रोशन सिंह जी, हाँ सर बुक लिस्ट एक बार बता दीजिए। बुक लिस्ट क्या बताएंगे बताइए। पहला क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में यही सब बताए हैं। इस बैच का जो पहला क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास इन्फॉर्मेशन, उसको जाकर के देखिए आप, वहां पर हर चीज बताया है। अगर एप्लीकेशन पर नहीं देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो आया है एडिट होकर के, वहां जाकर के देखिए। ठीक है, बुक लिस्ट बताया है, देख के हम बताएंगे क्या लिखे हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए, उसके तहत जो चुनाव हुए उसके तहत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, पोस्ट में मुख्यमंत्री ही लिख लीजिएगा, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, पोस्ट में मुख्यमंत्री ही लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने। मोहम्मद, जबकि प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने। 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 और ये जयराम दास दौलत राम स्वतंत्रता के बाद ये हमको लगता है लिखाना उचित ना है। ठीक है, ये सब बच्चा वाला बात है, वो ये सब चीज लिखाना हमको उचित नहीं लग रहा है, पता नहीं, फिर भी लिखिए, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दिए। बोलना चाहिए हाँ नहीं लिखाइए, लिखिए फिर भी। अब लिखिए, नहीं लिखिएगा छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। इसी वजह से फालतू का कॉपी भरने से क्या फायदा। इतना बात क्लियर है? आइए अब आए महाराज इतिहास पढ़ाएंगे तो वहां पर ये सब लिखाएंगे नहीं, तो ऐसे बताने के लिए बताए हैं। ठीक है, ये सब बात लिखाएंगे, आगे पढ़ाएंगे इतिहास, तो वहां पे क्या खाक पढ़िएगा महाराज लिखा दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कौन चीज पे आते हैं? ये बता दिए थे ना, ये हो गया था ना, बी होगा ना। अब आगे आइए, आगे आइए, देखिए क्वेश्चन बैंक पलटिए। और आज क्वेश्चन बैंक क्लासरूम में दिलवाए हैं, मिला है आप लोग को? आज किसको किसको मिला है? हाथ खड़ा कीजिए तो देखिए, तो इतना लोग को मिला है। अरे इसका मतलब है जो पहला क्लास में लड़की सब आई है, लड़का सब आया है, सब क्वेश्चन बैंक लेके गायब हो गया। तब तो अच्छा, अगला बैच से क्या करेंगे जानते हैं? एक सप्ताह पढ़ाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन बैंक देंगे। मतलब ये फालतू का लेकर के भाग गया है, भाग गई है, समझे? जब पढ़ना ही नहीं है तो मेरा सामान काहे लेके जाएगी? समझ गए? लिखिए, अगले बैच से हम एकदम नहीं देंगे। क्या बात करते हैं, मुंह देखने के लिए आती है। चलिए देखिए, देखिए आगे अगला क्वेश्चन पाइएगा, सुनिएगा। नांगल किसके लिए जाना जाता है? देखिए बिहार दरोगा परीक्षा की प्रकृति को समझिए। देखिए इससे पहले भी इस सेगमेंट में ही
एगो उर्वरक संयंत्र वाला क्वेश्चन आया था। देखिए जहां से उठाता है ना, 2 क्वेश्चन उठा लेता है। मतलब किसी भी सेगमेंट को एकदम छोड़ के मत जाइए। अगर किसी सेगमेंट को एकदम से छोड़ के गए, अब पता चलेगा 5 क्वेश्चन वहीं से उठा लिया, गायब हो गए आप, समझ गए। तो हर सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। एक ही परीक्षा में उर्वरक से ही, उर्वरक संयंत्र से ही 2-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दिवस से 2-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समझ गए। तो नांगल किसके लिए जाना जाता है? जो नांगल है पंजाब में है, और यह उर्वरक संयंत्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए? उर्वरक संयंत्र, उर्वरक संयंत्र के लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? देखिए अभी तुरंत समझाए हैं। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। कौन है? केरल। केरल का लिंगानुपात है आपको 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। दूसरा स्थान पर है आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु का है 996 महिला प्रति 1000 पुरुष। इसके बाद आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात है 993 महिला प्रति 1000 पुरुष। 993 महिला प्रति 1000 पुरुष। वही अगर सबसे कम लिंगानुपात की हम बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात है 879। 879। तो देखिए इसमें केरल ऑप्शन में है हो? नहीं। केरल ऑप्शन में है? नहीं, केरल ऑप्शन में नहीं है। केरल के बाद दूसरा कौन है? तमिलनाडु। देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और पूरे ओवरऑल भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं, पहला स्थान केरल, दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें तमिलनाडु का 996, गोवा और कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक दोनों राज्य का सेम है, और गोवा और कर्नाटक दोनों राज्य का है 973। कितना है? 973। और सिक्किम की हम बात करें तो 890 के आसपास है। 890, समझ गए? 890 है, 890 है। तो अब आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा किसका रहा? तमिलनाडु का। किसका रहा? तमिलनाडु का। तो एक बात आप हमको बताइएगा, यह क्वेश्चन हमको क्या बताता है? यह क्वेश्चन हमको यह बताता है कि कम से कम टॉप 3-4 याद रखना है, कम से कम 3-4-5 तक याद रखना है। और अगर हमको लगता है 5 तक, टॉप 5 तक याद रख लेते हैं तो आपका काम चल जाता है। सिर्फ सबसे ज्यादा सबसे कम याद रखने से आपका काम नहीं चल सकता है। यह क्वेश्चन जहां तक बताता है वह यह है कि टॉप 2, 3, 4, कम से कम 3-4 तक तो निश्चित तौर पर याद रखना है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप लिंगानुपात भी याद कीजिएगा तो एकदम टॉपर, नीचे से टॉप, और इसके बाद जो है कम से कम टॉप 4, टॉप 4। बात समझ में आया? तो इसको आप याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। करंट का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? देखिए अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किए गए थे। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किए गए थे। और एक बात यहां पर आप समझिए, जो प्रार्थना समाज था यह ब्रह्म समाज के सिद्धांतों पर काम करता था। जो प्रार्थना समाज था यह ब्रह्म समाज के सिद्धांतों पर काम करता था। तो ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर काम करता था? तो ब्रह्म समाज हिंदू समाज में फैली कुरीतियां, हिंदू समाज में फैली कुरीतियों के ऊपर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, और उस पर प्रतिबंध लगाने का काम जो है आपको ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया। और ब्रह्म समाज के अकॉर्डिंग ही प्रार्थना समाज भी काम किया। और अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें तो स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि और अस्पृश्यता की समाप्ति। ब्रह्म समाज की हम बात करें तो ब्रह्म समाज हिंदू समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए काम कर रहा था। उसी के अनुरूप प्रार्थना समाज भी कर रहा था। अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें तो इसने अपना 3 लक्ष्य निर्धारित किया था। एक स्त्री शिक्षा, दूसरा विधवा पुनर्विवाह, और तीसरा जात पात यानी अस्पृश्यता को समाप्त करना। प्रार्थना समाज के मूल तौर पर ये 3 लक्ष्य थे। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, जात पात यानी अस्पृश्यता की समाप्ति करना, लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि। इसको लेकर के ना तो ब्रह्म समाज काम किया था और इसको लेकर के ना ही प्रार्थना समाज काम किया था। दोनों में से कोई संगठन इसको लेकर के काम नहीं किया था। तो अर्थात प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहले नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? ओडिशा के पारादीप बंदरगाह। करंट का क्वेश्चन है, ये नहीं याद रखना है आपको, करंट का क्वेश्चन है, आंसर जान लीजिए सिर्फ। रामनाथ कोविंद भारत के 10वें राष्ट्रपति बने।
देखिए, जब ई क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामनाथ कोविंद केमा बना है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो केमा बना है रामनाथ कोविंद? 14 मानो हो, 2017 से 2022। देश के द्वितीय दलित राष्ट्रपति, देश के द्वितीय दलित राष्ट्रपति थे। उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते थे और राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। वही देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण, जो कि केरल राज्य से बिलोंग करते थे, उनका संबंध केरल राज्य से हुआ करता था। वहीं जो द्रौपदी मुर्मू बनी है, देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है तथा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम राष्ट्रपति भी बनी है। स्वतंत्र भारत में जन्मी प्रथम राष्ट्रपति भी बनी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो ये सब बात याद रखिएगा। देखिए, 3-4 पॉइंट बोले हैं। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आजाद भारत में जन्मी प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू एकदम बहुत लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। इनके पिताजी टीचर हुआ करते थे और लोकल स्तर पर राजनीति किया करते थे और अपने पिता से प्रेरित होकर जो है राजनीति में आई, बीजेपी को ज्वाइन की और धीरे धीरे जो है अपनी सादगी और अपनी कर्मठता के बल पर जो है एकदम जीरो से उठ करके भारत के सर्वोच्च पद जो है आपको राष्ट्रपति पद को प्राप्त की। अन्य पार्टी और बीजेपी में यही अंतर है। अन्य पार्टी में जो नेता पार्टी बनाया है उसी का बेटा आगे बढ़ेगा, दूसरा कोई नहीं आगे बढ़ेगा। दूसरा आगे बढ़ेगा लेकिन वहां तक नहीं जा सकता है। लेकिन बीजेपी में यही है कि बीजेपी को स्थापित किए हैं कौन? तो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी तो शादी ब्याह नहीं किए, तो उनका तो कोई है ही नहीं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का तो अपना घर परिवार हर चीज है। तो लाल कृष्ण आडवाणी का परिवार आगे बढ़ सकता था ना जी? बढ़ सकता था कि नहीं बढ़ सकता था? राजनीति में बहुत आगे बढ़ सकता था। लेकिन क्या उतना आगे लाल कृष्ण आडवाणी का परिवार बढ़ सका? लेकिन अन्य पार्टी में देख लीजिए, सपा, जदयू, सपा, राजद, कांग्रेस, इसमें देखिए राजकुमार लोग आगे बढ़ रहा है। समझ गए? यही चीज ना है जी। तो बीजेपी के लोग, बीजेपी को इस वजह से भी लोग पसंद करता है। लेकिन जो है सत्ता परिवर्तन जरूरी है। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है ना तो नेता सबका मन बोड़ा जाता है। जैसे नीतीश कुमार का मन बोड़ा गया। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और कूट में से सही उत्तर को चुनिए। लोथल कहां है? वो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर, रोपर पंजाब में सतलज नदी के तट पर, राखीगढ़ी हरियाणा में सरस्वती नदी, कालीबंगा राजस्थान में घग्घर नदी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है आपको मोहनजोदड़ो और भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। समझ गए? तो मिलाइए, क्या होगा? चलिए, भारत के संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है। हाँ, जैसे संविधान भारत में समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित करना चाहता है, यह तो बताता ही है, यह भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, एकदम सही है। उद्देशिका की शुरुआत होती है हम भारत के लोग भारत को, और समाप्ति होती है आत्मार्पित करते हैं, अंगीकार अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह शब्द इंगित करता है कि प्रस्तावना उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार यानी अधिकार प्राप्त करता है। यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? वह अनंत समय के लिए किया जाता है, यह सही नहीं है, यह गलत है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बिट्टू सर बेहतर समझा पाएंगे, इसका आंसर आप जान लीजिए। आगे, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। देखिए, अगर आप ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे, समझिएगा, भारत के उत्तरी भाग में तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठारी इलाका में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील में आपको चेमयुंगदुंग हिमनद है। तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगदुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है,
पूरब की ओर बहती है, चीन के तिब्बत वाले इलाका में बहने के बाद अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो अर्थात चीन के तिब्बत से होकर गुजरती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश असम से होकर गुजरती है, और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है चीन भारत और बांग्लादेश, चीन भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राज्य, जैसे कि तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना, और बांग्लादेश में मेघना से मिल जाती है, और मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और इसी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, असम राज्य में सदिया से धुबरी के बीच में, और इसी नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यह जिला का निर्माण किया जाता है, जो है माजुली। जो कौन है? माजुली। समझ गए? तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? पहला चैप्टर में पढ़ा है नो, आंसर क्या होगा? ताइवान होगा ना? हो। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का महासचिव कौन है? आंद्रे अजोले। करंट के संदर्भ में पूछा था, उस समय में भी यही थी, महिला है, उस समय में भी यही थी, आज भी यही है, 2017 से लेकर आज तक यही है। आंद्रे अजोले फ्रांस की रहने वाली है, और फ्रांस की सिविल सर्वेंट हुआ करती थी, और यही बनी है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके डायरेक्टर जनरल आंद्रे अजोले है, फ्रांस की रहने वाली है। किस राजनीतिज्ञ ने द कॉलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। समझ गए? प्रणब मुखर्जी। करंट के संदर्भ में यह भी क्वेश्चन था। चलिए, लोकतंत्र, इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताएंगे। समझ गए? तो अब सुनिएगा, होमवर्क जो दिए थे फटाफट बताइए, ठीक है? देखिए, चलिए 2-4 गो क्वेश्चन पूछते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा? आकार में 7वां, आकार में 7वां। सेम क्वेश्चन है हमारा। आकार में, हे भगवान, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। क्या होगा? आगे बताइए, कर्क रेखा किस राज्य से? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? कौन राज्य से? 8 राज्य से। अच्छा, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के। भारतीय मानक समय जीएमटी से कितना आगे? 3.5। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु? सुदूर पश्चिम, सुदूर पश्चिम गुहार मोती। ठीक है, बनाए थे, यहां से बना था। मैक्सिमम क्वेश्चन बन गया होगा, कुछ नहीं बना होगा, इसको रूम पे पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, आगे होमवर्क क्या था? क्या था? कहां से कहां तक? है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। फटाक से बोलिए। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16, हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8, विश्व शांति दिवस 21, विश्व पर्यटन दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस 14, राष्ट्रीय खेल दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। अगला होमवर्क है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए, आज के लिए इतना ही। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में चेक कर लेंगे, अब टाइम हो गया। धन्यवाद सभी लोगों का। चलिए, ऑनलाइन वाले लोग सब ठीक ठाक? चलिए, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।